जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्मोड़ा की ये तस्वीर है, जहां कुछ देर पहले तक ये एक घर में कैद नजर आ रहा था, अब पिंजरे में कैद। दरअसल अपने घर में इस तेंदुए को देखकर आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच गया, लेकिन देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोग तेंदुए को देखने के लिए जुटने भी लगे। लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी और बड़ी तादाद में भीड़ जुट गई। धारनौला मोहल्ले में तेंदुए को मकान के भीतर देखकर लोग यहां बड़ी तादाद में एकजुट हुए, लेकिन डरे सहमे भी थे। दरअसल सकरी गलियों के बीच फिर ये तेंदुआ फंस गया और वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर के जरिए बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया और आखिरकार इसे पिंजरे में कैद किया जा सका। लेकिन पिंजरे में आने से पहले तक अल्मोड़ा के इस इलाके में हड़कंप का माहौल था और उतना ही उत्साह भी लोगों में इस बात को लेकर कि उसे वो नजदीक से देख लें। बड़ी तादाद में लोग उस घर के आसपास इकट्ठे होने लगे जिस घर में ये तेंदुआ घुस आया था। और अब खबर इलाहाबाद से, जहां पर पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देखकर हर कोई अब इस वर्दी से अविश्वास ना कर ले, क्योंकि यहां एक महिला गई तो थी अपनी शिकायत लेकर, लेकिन उसके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ आप भी देखिए। जब 4-5 दिन हो ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस की संवेदनहीनता की तस्वीर देखिए। इलाहाबाद के मऊआइमा थाने में शिकायत लिखवाने आई एक महिला की शिकायत लिखने में पुलिस वाले की दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल ये महिला अपनी खोई हुई लड़की की FIR दर्ज कराने थाने पहुंची थी, लेकिन थाने में मौजूद SHO ने महिला को जमकर बुरा भला कहा। यही नहीं, महिला के जिद करने पर SHO ने उसे उठाकर बाहर फेंक देने का भी आदेश दे दिया। ठीक है। शिकायत करने पहुंची महिला ने अपने मोबाइल से इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। चलो ठीक है। ऐसो मारेन तो ऐसो मारे के बाद तो लेडीज पुलिस मारे के बाद जो है फिर 3-4 जने मिलके घर में जो है घुसोर के अंदर मारे। अब महिला अपनी आपबीती लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। इलाहाबाद से एक अहम खबर, जहां पर अफगानी छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इन लड़कों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई की है और दुकान में तोड़फोड़ भी की, लेकिन ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इलाहाबाद के नैनी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये छात्र, जिन्होंने दुकान में घुस करके दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, 26 अक्टूबर की यह घटना है। हालांकि अब CCTV फुटेज के आधार पर इन छात्रों की तलाश की जा रही है और इस घटना की पूरी जानकारी अफगानी दूतावास को भी दे दी गई है। देहरादून की सड़क पर दिल्ली की एक लड़की ने शराब पीकर जमकर उत्पात मचाया। यहां तक कि ऑटो वाले की उसने जमकर पिटाई भी की और आरोप ये लगाया कि नशे की हालत में होने का फायदा उठाकर वो ड्राइवर उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था। देहरादून की सड़कों पर आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गुस्से में नजर आ रही इस लड़की का कहना है कि टैक्सी ड्राइवर ने मसूरी से देहरादून आते वक्त रास्ते में उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। युवती का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आई थी, लेकिन उसके परिजनों ने उसे घर बुला लिया, जिसकी वजह से वो रात को ही मसूरी से देहरादून के लिए निकल पड़ी। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ जबरदस्ती की। हंगामे की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची, उस समय न केवल लड़की बल्कि टैक्सी ड्राइवर भी नशे में धुत था। इस आदमी ने मेरा फायदा उठाया और इसने मुझे कहाँ का टच किया, इसने मेरे साथ सब कुछ किया और सिर्फ मैं देहरादून सेफली पहुंचने के लिए मैंने सब कुछ किया। जो ड्राइवर था उसने उसके साथ बदतमीजी करी है और बदसलूकी करी है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने युवती और टैक्सी ड्राइवर का मेडिकल करा लिया है। युवती की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पिछले 1 महीने में नशे में धुत होकर लड़कियों के हंगामे का ये चौथा मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिजली कंपनियों की ऑडिट का फैसला जो केजरीवाल सरकार ने किया था, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए उनके CAG ऑडिट पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास सीएजी ऑडिट का हक नहीं है। जनवरी 2014 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों टाटा पावर, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड के खातों की जांच सीएजी से करवाने के आदेश दिए थे। इसी फैसले के खिलाफ बिजली कंपनियों ने अपील की, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार इन कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा सकती। ये एक बहुत बड़ा झटका है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि ये जो सीएजी का ऑडिट शुरू हुआ था डिस्कॉम कंपनीज के खिलाफ, उसको रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार, ये हाईकोर्ट ने आज डिस्कॉम्स के पिटीशन को अलाउ कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है कि बिजली कंपनियां आखिर क्यों ऑडिट नहीं कराना चाहती। कानूनी दावपेच में पूरे मामले को उलझाकर बिजली कंपनियां ये चाहती हैं कि दिल्ली वालों को सस्ती बिजली ना मिले। बिजली कंपनियों के ऑडिट नहीं करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मैं दिल्ली वासियों को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लड़ाई जारी रखूंगा। दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार पर डील करने का आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर जो मामले दर्ज हैं उसे वापस लेने से इनकार करने पर उन पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर चौटाला परोल मामले में एलजी हाउस के मुताबिक 11 सितंबर को खुद गृहमंत्री सत्येंद्र जैन, सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के नेता और विधायकों के मुकदमों की फाइल लेकर के आए थे, जिसको एलजी ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि केस वापस लिया जाए। बुधवार को केजरीवाल सरकार ने फाइल लौटाते हुए फाइल पर लिखा था कि तिहाड़ जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला के परोल के लिए उपराज्यपाल महोदय दबाव बना रहे हैं। दिल्ली में पिछले 8 दिनों से जो कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ था उसे आज उठाया जाना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस पर भी सियासत लगातार गरमाई जा रही है। केजरीवाल ने अखबारों में विज्ञापन दिया है और साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं बल्कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली की सड़कों की गंदगी जल्द ही साफ हो जाएगी, लेकिन आशंका है कि गंदी राजनीति कुछ दिनों तक चलती रहेगी। कूड़ा सड़कों से उठना शुरू हो गया है, ट्रक काम पर लग गए हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी और उनके नेता अब भी काम पर नहीं लौटे। गलियों और मोहल्लों में सफाई अब भी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन एमसीडी ने 20 ट्रक चालकों को निलंबित किया तो उनके काम में तेजी आई है। अब नजर डालिए इस विज्ञापन पर। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को प्रमुख अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, जिसमें दिल्ली की जनता को सफाई पर सफाई दी, जब केंद्र पर निशाना साधा। दलील दी गई कि दिल्ली सरकार ने पिछले सालों से बजट से ज्यादा पैसे दिए, लेकिन केंद्र अपनी एमसीडी को क्यों पैसे नहीं देता। यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि तनख्वाह नहीं मिल रही। सफाई कर्मचारियों को सितंबर महीने तक की तनख्वाह मिल चुकी है। ये बिल्कुल स्पष्ट, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। जो बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रही है, इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। ये जो विवाद है इसका हल ये नहीं है कि आप 100-150 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट एक दिन में दे दें। यही पैसा आप कहीं कॉरपोरेशन नगर निगम को दे दें तो उन लोगों को, कर्मचारियों को सैलरी मिल जाए। साफ है, दिल्ली सरकार अखबारों में विज्ञापन के जरिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगी है। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अहम बैठक चल रही है। इसमें सह सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो पुरस्कार वापस किए जा रहे हैं वो एक षड्यंत्र की तरह हो रही कार्रवाई है। साहित्यकारों के सम्मान वापसी पर हमला करते हुए आरएसएस ने कहा है कि जिन लोगों ने सहिष्णुता पर नंगा नाच किया वो अब असहिष्णुता की बात कर रहे हैं। रांची में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के 3 दिवसीय बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा एक षड्यंत्र है। असहिष्णुता के सब प्रकार के जिन्होंने नंगा नाच किया वो लोग आज सहिष्णुता के बारे में, असहिष्णुता के बारे में बोल रहे हैं। ये सरासर निंदा का विषय है। होसबोले ने पंचजन्य में छपे लेख पर सफाई दी और कहा कि उसमें कोई भी लेखक अपना मत रख सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि संघ उससे सहमति हो। 84 के सिख दंगों में अब तक किसी को सजा न होने पाने के खिलाफ लेखकों ने अपनी किताब की प्रतियां जलाई है और साफ तौर पर यह भी कहा कि 32 साल से अब तक उन्हें इंसाफ का इंतजार है। जंतर मंतर पर किताबों को जला रहे लेखक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में सजा नहीं होने के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। लेखक गुरचरण सिंह का आरोप है कि 1995 में उन्होंने किताब लिखी थी जिस पर 1998 में पाबंदी लगा दी गई थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किताब में आग लगाने से रोका। पूरे संसार के लोगों को बताने चाहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम को देखो,
जो जस्टिस की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, जो बराबरी की बात करते हैं, उनका चेहरा देखो। पुलिस के रोकने के बाद किताबों को लेखकों ने एक एक कर आग के हवाले कर दिया, जिसे पुलिस वालों ने पानी डालकर बुझाया। इस दौरान लेखकों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। साईं की पूजा धर्म सम्मत है या नहीं, सनातन धर्म के मानने वालों को साईं की पूजा करनी चाहिए या नहीं, ये विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से एक बार फिर इनकार किया और उन्हें भ्रम करार दिया। साईं को ईश्वर माना जाए या नहीं, ये बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। एक बार फिर साईं विरोध की आवाज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से आई है। ये शंकराचार्य के भक्तों की तरफ से छपवाए गए पोस्टरों से भी जाहिर होता है। इस पोस्टर को हम हूबहू नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे साईं भक्तों की आस्था पर चोट पहुंच सकती है। इस पोस्टर में हनुमान जी को साईं पर गुस्सा जताते दिखाया गया है। आखिर पोस्टरों में साईं के सामने हनुमान जी को उतारने का क्या औचित्य है? साईं के विरोध और इस पोस्टर को लेकर शंकराचार्य के पास तमाम तर्क है। 1838 में ये चांद मीना का जन्म हुआ और 1918 में इसकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद वहाँ पर अगर कुछ है तो उसका जिंदगी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को दंडित करने का काम हनुमान जी का है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक उनके महाराष्ट्र के किसी भक्त के सपने में हनुमान जी इस तरह साईं का विरोध करते नजर आए, इसलिए ऐसे पोस्टर छपवाए गए हैं। हम समझते हैं इस विषय में चर्चा ना करें तो अच्छा है। वो उनकी अपने दिमाग की उपज है, वो किस तरीके से क्या छावा छौकी कर रहे हैं। श्रीनगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आज जमकर झड़प हुई है। दरअसल यहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा बलों पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। ये घटना तब हुई है जब आतंकी अबू कासिम की मौत के बाद उनके लिए खास जनाजा नमाज अदा करने के लिए ये आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद युवकों ने सुरक्षा बलों पर ही पथराव शुरू कर दिया। आखिरकार बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पाटलिपुत्र का महासंग्राम छिड़ा हुआ है और अगले चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार भी किया है, लेकिन एक बार फिर उनके निशाने पर थे नीतीश और लालू, और नीतीश की सरकार को घोटालों की सरकार भी करार दिया। पीएम मोदी ने नीतीश और लालू के 25 साल की सरकारों में हुए कई घोटालों का जिक्र करते हुए इसे घोटालों की सरकार करार दिया। एक के बाद एक कई घोटालों को गिनाते हुए पीएम ने जनता से पूछा कि क्या घोटालों की सरकार को फिर एक बार मौका देना चाहिए। ये घोटालों की सूची से भरे हुए लोग, क्या और नए घोटाले करने के लिए इजाजत दी जाएगी? क्या ऐसे घोटाले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पीएम मोदी ने लालू यादव पर परिवार को बढ़ावा देने का आरोप भी जड़ा। उन्होंने कहा कि लालू को अपने बेटों के अलावा कुछ नहीं दिखता। पीएम ने कहा कि लालू पहले जेल गए तो सत्ता पत्नी को दे गए और अब फिर जेल जाने वाले हैं तो बेटों को तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सूबे में हो रहे अवैध खनन को लेकर के यूपी सरकार को कसूरवार ठहराया और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। ये भी कहा है कि ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान जारी करते हुए सूबे में अवैध खनन को लेकर एक रेट लिस्ट भी जारी किया था। अब उनकी मांग है कि खनन के पट्टों और अवैध तरीके से हो रही खनन की जांच की जानी चाहिए। कल भी उन्होंने मंत्रियों को हटाने के अखिलेश सरकार के फैसले के बाद सवाल उठाया था कि आजम खान और खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को क्यों बख्श दिया गया। इस बीच मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने और कई मंत्रियों के विभाग छीने जाने के बाद मुलायम सिंह यादव आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। मुलायम के दफ्तर पहुंचने के पहले ही पार्टी ऑफिस में विधायकों की भीड़ जमा हो गई थी। और एक बेहद अहम खबर मुंबई से, जहां पर बहुचर्चित एस्टर अनुया हत्याकांड में आज सजा का ऐलान किया गया है और आरोपी को सजाए मौत सुनाई गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर अनुया के दोषी चंद्रभान सनप को सजा सुनाने में मुंबई की महिला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जरा भी वक्त नहीं लगाया। कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रेप और मर्डर के दोषी चंद्रभान को फांसी की सजा सुनाई। 27 अक्टूबर को विशेष महिला अदालत ने चंद्रभान को हत्या, बलात्कार, सबूत मिटाने और किडनैपिंग के मामले में दोषी करार दिया था। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है
और इसके अलावा 10-10 साल की सज़ा दी है और 50,000 का कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी ऑर्डर की है। हम लोग इसका जो जजमेंट दिया हुआ है उसी का एक्सपेक्ट किया हुआ जजमेंट है और हम लोग वी आर वेरी हैप्पी विद द जजमेंट दैट इज पास्ड। टीसीएस में काम करने वाली इस्थर जनवरी 2014 में जब मछलीपट्टनम से छुट्टियां मनाकर मुंबई लौटी तो स्टेशन से ही चंद्रभान ने उसे हॉस्टल छोड़ने की बात कही। चंद्रभान ने इस्थर को सुनसान जगह पर ले जाकर बलात्कार किया, फिर उसका मर्डर कर उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और अब आखिर में एक बेहद रोचक खबर। संता बंता पर हो रहे मशहूर चुटकुलों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको संता बंता के चुटकुले इंटरनेट पर देखने को ना मिले। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एक याचिका में मांग की गई है कि संता बंता के चुटकुलों को पब्लिश करने वाली करीब 5000 वेबसाइट्स हैं, जिन पर तुरंत बैन किया जाना चाहिए। ऐसे जोक्स जो बहुत वल्गर हैं, जो सिख कम्युनिटी को डैमेज करते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, वो सारे फिल्टर हो, बंद हो, बैन हो। हालांकि कोर्ट ने अभी इसे लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन हरविंदर चौधरी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित कागजातों के साथ 1 महीने के बाद आने को कहा है।